हेलो व्यूवर्स, आज हम आ गए हैं और एक नए टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही चर्चित एक टॉपिक है और वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। देखिए दोस्तों, शिक्षा हमारी अधिकार है, शिक्षा हमारे जीवन के आधार है। इस शिक्षा को एक सही दिशा में ले जाने के लिए एजुकेशन पॉलिसी होना ज़रूरत है। इसीलिए 1986 में सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुआ था, जो 2002 में थोड़ा सा उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया था। उसके बाद फिर से 2020 में यानी कि 2020 में और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि ये पॉलिसी एक्चुअली है क्या, क्योंकि लास्ट 29 जुलाई 2020 को ये जो न्यूज़ निकला था तो उनमें से बहुत सारा कन्फ्यूजन ये स्टार्ट हुआ था कि ये है अब से एजुकेशन कैसे चलेगा, उसका एक रेगुलेशन या फिर उसका एक नियम। सबसे पहले हमें ये जान लेना है, हमें ये क्लियर रहना है कि ये कोई नियम नहीं है कि ऐसे ही होना है। ये एक विजन है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट, इंडिया की जो एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी, इसका मेन एम क्या है। 2030 के अंदर हमारी इंडिया को एक नॉलेज हब बनाने के लिए ये जो पॉलिसी है ये लिया गया है। ये जो इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लिया गया है ये थोड़ा बाकी जो कंट्रीज़ है उसके साथ बहुत सारे इसमें मिल है। अब मेन ये जो वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊंगी इसमें थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि ये क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर क्या क्या नया इसमें ज्वाइन हुआ है, पिछला वाला एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका क्या रिलेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन कैसा होना चाहिए, उसके साथ भी कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुआ है वो क्या क्या है और इसके वजह से स्टूडेंट्स को क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो सिस्टम है इसका ड्रॉबैक्स क्या है या फिर इसका एडवांटेजेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। दोस्तों, इंडिया में एजुकेशन के लिए कोई अलग सा मिनिस्ट्री नहीं था। 1985 से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था जो चेंज हो गया था या फिर उसका नाम कन्वर्ट हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। उसको फिर से 29 जुलाई को चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है उसके अंडर जो हायर एजुकेशन है वो मेनली इससे पहले यूजीसी और एआईसीटीई के अंडर रहता था। अभी क्या किया है, यूजीसी और एआईसीटीई को मर्ज करके उसके बदले एचईसीआई मतलब कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ये बनाया गया है या फिर इसमें कन्वर्ट किया गया है। इसका रीज़न क्या है, देखिए यूजीसी को छोड़ के एआईसीटीई के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ था, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ था, वो बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। मतलब कि जो इलीगल कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रहा था या फिर डोमिनेट करना, ब्राइब, इस टाइप का चीज़ें वहाँ पे हो रहा था। इसीलिए ये जो क्लैरिटी के जो यहाँ पे या फिर डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे दिखा जा रहा था उसको बंद करने के लिए ही एक यूजीसी और एआईसीटी को मर्ज करके एक ही हायर अथॉरिटी या फिर हायर एजुकेशन की कमीशन बनाया गया है। देखिए दोस्तों, अभी ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको स्कूल कॉलेज मिला के 5+3+3+4 ऐसे सिस्टम पे पूरा 12 इयर्स का एक एजुकेशन सिस्टम, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन सी एज ग्रुप के लिए क्या क्या है। सबसे पहले 3 to 8 इयर्स जो है उसमें पूरा फाउंडेशन होगा उसमें, जिसमें 3 साल तक आंगनवाड़ी या फिर जो मॉन्टेसरी ट्रेनिंग होते हैं बच्चों का वही होगा। 3 से 8 साल के बच्चों के लिए ये सिस्टम है। उसके बाद होगा 8 से 11 साल के बच्चों के लिए जो हम प्री प्राइमरी कहते थे, वही जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका प्री प्राइमरी का एजुकेशन होगा।
उसके बाद 11 से 14 साल का जो बच्चे होंगे उनके लिए एक फाउंडेशन होगा। किसका फाउंडेशन? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन लोगों को कैपेबल करने के लिए 11 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको एक कह सकते हैं प्राइमरी या फिर प्रिपरेटरी एक एजुकेशन दिया जाएगा। उसके बाद 14 to 18 ईयर्स जो एज ग्रुप के बच्चे होंगे उनको सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर डाला जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें हर साल के अंत पे एक जो एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर एम्फेसिस हटा के सिर्फ क्लास 3, 5 और 8 ये जो 3 क्लास है इसमें वो फाइनल ईयर्स की एग्ज़ाम होगा, ये तय किया गया है। बाकी जो ईयर्स होंगे या फिर क्लासेस होंगे, क्या उसमें एग्ज़ाम्स नहीं होंगे? होंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स का जो फॉर्म है वो बदल जाएगा। क्योंकि देखिए अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसमें जो बच्चे थे वो बच्चों के ऊपर जो मेंटल प्रेशर है पढ़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा था। वो लोग खेलने का टाइम उनको नहीं मिलता था, टेक्निकली वो लोग बहुत पीछे चला गया था, मैथमेटिक्स में उनका एक डर था। कुछ बच्चे थे जिनका जो सब्जेक्ट पे वो थोड़ा वीक थे, वो फिर भी वही सब्जेक्ट उनको पढ़ना पड़ता था और उसके वजह से उनको कम मार्क्स मिलता था। इसके वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लोअर हो जाता था। इसीलिए ये जो डर है, पढ़ने का जो डर, इस डर को हटाने के लिए ही एग्ज़ाम्स को ऐसे डिवाइड किया गया है। 3, 5 और 8 को छोड़ के बाकी जो क्लास का एग्ज़ाम होगा वो मेनली इंटरनल असेसमेंट होने वाला है, जो बहुत ही छोटा MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर जो फॉर्मेटिव्स होते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये एग्ज़ाम्स या फिर असेसमेंट लिया जाएगा। ये एक्चुअली एग्ज़ाम नहीं है, असेसमेंट लिया जाएगा। ये असेस किया जाएगा कि उन लोगों का एजुकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कैसे उसको सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये है एग्ज़ाम का जो फॉर्म है। अब आते हैं, देखते हैं नया क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहला जो चेंज है, क्लास 5 तक मदर लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में मैंडेटरीली शिक्षा देने की बात बोला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनको मना किया जा रहा है कि आप इंग्लिश में मत पढ़ाइए, ये नहीं है। क्योंकि बच्चे 5 या फिर 6 तक जो क्लास होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उस टाइम पे वो लोग बहुत अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं चीज़ें। इसीलिए अगर उस टाइम पे उनको मदर लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में कुछ समझाया जाए तो वो जो एजुकेशन होता है उन लोगों का वो बहुत ही प्योर और 100% होता है। इसीलिए ये सजेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके बाद क्लास 6 में जब बच्चे जाएंगे, क्लास 6 में उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट करने की बात किया जा रहा है। अब ये वोकेशनल कोर्सेज क्या है? वोकेशनल कोर्सेज का मतलब ये है कि कोई भी जॉब में या फिर इन फ्यूचर बच्चे कोई भी जॉब या फिर कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर सके, उसके लिए स्किल जो चाहिए होता है वो क्लास 6 से ही उन लोगों को तय किया जाएगा या फिर उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा। कोई बच्चा चाहता है कि वो कंप्यूटर इंजीनियर बने या फिर कोई चाहता है कि कोडिंग करे। देखिए इन फ्यूचर कोडिंग का जो मार्केट चल रहा है वो कोडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे लाइफ में। कोडिंग एक्चुअली क्या है, हमारे जितना तक पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा उतना तक कोडिंग का जो डिमांड है वो भी बढ़ता रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे और भी वोकेशनल या ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि क्लास 6 से ही ये बच्चे लोग जो है उन लोगों को ये प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा भी 3 लैंग्वेज के एक सिस्टम के बारे में बोला गया है, जिसमें एक लैंग्वेज तो इंग्लिश होता है, सेकेंड लैंग्वेज उनका एक जो रीजनल या फिर मदर लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज इससे पहले जो था एक कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम या फिर बोल सकते हैं कि चल रहा था कि हिंदी को ही मैंडेटरी बोला जा रहा था, लेकिन अभी इस सिस्टम पे ये नहीं बोला गया है। मदर लैंग्वेज इंग्लिश, ये दोनों के साथ साथ कोई भी अदर लैंग्वेज हो, फ्रेंच हो सकता है या फिर जर्मन हो सकता है या फिर कोई भी लैंग्वेज, वो सब कर सकते हैं। सारी लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज बच्चा ट्रेनिंग कर सकता है। लेकिन हाँ, संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपलसरी हो जा रहा है कि संस्कृत लैंग्वेज बच्चे को सीखना ही है। ये है क्लास 6 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आते हैं क्लास 9 से 12 तक। क्लास 9 से 12 तक क्या हो जा रहा है, हर साल में क्या होता था, अंत में एक एग्ज़ाम होता था। वो बच्चे के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता था। इसीलिए
एक बार में अंत एक टर्मिनल या फिर एक बार में एग्ज़ाम ना लेके उनको 2 सेमेस्टर में भाग किया गया है। एक होगा एकदम मिड ऑफ द सेशन, उसके बाद एंड ऑफ द सेशन, ऐसे करके 12th तक एग्ज़ाम होगा। 9 से ये सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट होगा, 12th तक ये सेमेस्टर सिस्टम चलेगा। इसके बाद बहुत सारे जगहों पे ये चल रहा है कि 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है या फिर 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो पूरा कैंसिल हो जाने वाला है। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है जिसमें ये जो 10th का एग्ज़ाम या फिर 12th का एग्ज़ाम है ये पूरा बंद हो जाए, ऐसा कोई भी बात यहाँ पे बोला नहीं गया है। अभी तक गाइडलाइंस जो बोल रहा है कि 10th का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है या फिर बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके अलावा उसको ऑप्शनल किया जा सकता है, या फिर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो फाइनल सेम क्लास 10 का देंगे उसमें ज़्यादा एम्फोसिस किया जाएगा। ये दोनों में से कोई एक होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्लास 11 से जो होता था 3 स्ट्रीम में स्टूडेंट्स डिवाइडेड हो जाते थे। कोई साइंस के लिए, कोई आर्ट्स के लिए या फिर ह्यूमैनिटीज़ के लिए और कोई कॉमर्स के लिए डिवाइड हो जाते थे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे शायद जिनको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, उसके साथ उनको हिस्ट्री भी अच्छा लगता है, लेकिन वो ये 2 सब्जेक्ट एक साथ नहीं ले सकते थे। वही जो बैरियर है उसको हटाया जा रहा है। सपोज़ कोई 4 सब्जेक्ट लेना है तो उसमें कोई एक स्टूडेंट फिजिक्स ले रहा है, मैथ्स ले रहा है, उसके साथ हिस्ट्री ले रहा है और उसके साथ अकाउंटेंसी ले रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब कि जो डिस्टिंक्शंस था वो तीनों स्ट्रीम के बीच उसको हटाया जा रहा है। अभी 11 से कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। और एक सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात भी हो रहा है, क्लास 9 से वो स्टार्ट होगा। कुछ बोर्ड्स है जिसमें ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पहले से ही था, लेकिन कोई बोर्ड्स में ये फैसिलिटी नहीं था, वो अभी उन बोर्ड्स में भी आने वाले हैं। मतलब कि क्लास 9 से ही कोई स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट उनका है उसके साथ एक्स्ट्रा 1 और 2 सब्जेक्ट के तौर पे वो लोग कौन क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। ये हो गया। अब ये जो 9 से 12 तक हर साल में 2-2 सेमेस्टर रहेगा, 4 साल में जो 8 सेमेस्टर रहेगा, उसके बेसिस पे फाइनल 12th का जो रिज़ल्ट है वो तय किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ग्रेजुएशन, मतलब कि जो 12th के बाद स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, अभी ये बोला जा रहा है कि 4 साल में ये लोग कन्वर्ट करेंगे। इनमें से और क्या होगा, उसके बाद मास्टर्स होता था, एमफिल होता था और उसके बाद पीएचडी होता था। अगर इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि वो मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करेंगे तो उससे पहले उसको एमफिल करना होता था। एमफिल का मतलब ये था कि वहाँ पे उन लोगों को सिखाया जाता था कि कैसे थीसिस वो लोग बना सकते हैं या फिर रिसर्च वर्क कैसे करना होता है पीएचडी में। इस एमफिल को हटाया जा रहा है। इसके अलावा क्या यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये जो 3 साल का ग्रेजुएशन था, जो पीएचडी करना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 3 साल को 4 साल में कन्वर्ट किया गया है, इसका जो लास्ट साल है उस साल में वो लोग कैसे रिसर्च किया जाता है उसके ऊपर अलग से रिसर्च कर सकते हैं। तो ये था। इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, मास्टर्स करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी पे वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। और अगर अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, मतलब देश की बाहर भी जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो वो जा सकते हैं। कॉलेज की जो एजुकेशन है, ये जो 4 साल का एजुकेशन है, इसमें एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। कैसा, देखिए जो सिस्टम चल रहा था एजुकेशन पे, वहाँ पे अगर कोई कॉलेज पढ़ते पढ़ते ड्रॉप आउट हो जाता है या फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं उनका जो एजुकेशन 3 साल तक, तो क्या होता था, उनका जो कॉलेज जितना तक वो पढ़े हैं वो पूरा वेस्ट हो जाता था। क्योंकि फिर से अगर वो पढ़ना चाहते हैं कॉलेज तो एकदम पहले से स्टार्ट करना पड़ता था। यहाँ पे ये जो नया सिस्टम है इसमें ये बोला गया है कि अगर 12 मंथ्स तक वो पढ़े हैं और उसके बाद उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है कॉलेज में, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल तक पढ़ने के बाद वो छोड़ रहा है तो उसको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर 3 साल कंप्लीट करने के बाद वो छोड़ रहा है, इसके बाद उनको एक ग्रेजुएशन का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये हुआ ना एक बहुत अच्छा बात। इसके बाद जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन को 2 साल ना रख के 1 या फिर 2 साल में कन्वर्ट करने की बात सोचा जा रहा है। ये था पूरा कॉलेज एजुकेशन कैसे डिवाइडेड हो गया है।
अब ये जो कॉलेजेस है इसमें और एक चीज़ नया जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ओपन अप करने के लिए ये बोला गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोले हैं कि बाहर का मतलब आउट ऑफ इंडिया जो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो हमारे इंडिया में आके खुद का कैंपस बना सकते हैं, कॉलेज कैंपस, और वो लोग यहाँ पे ऑपरेट करेंगे एज ऑटोनोमस कॉलेजेस। जैसे बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस हमारे इंडिया में हैं वैसे ही ऑटोनोमस कॉलेज की तरह वो लोग यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। तो ये था पूरा सिस्टम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने लाए हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसको ऐसा चलना चाहिए। अब कैसा एग्जैक्टली चलेगा वो डिपेंड कर रहा है जो डिफरेंट स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है, मतलब कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे इस नीतियों को लेते हैं और कैसे अपने पास इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि ये ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि यही रूल फॉलो करना है, ये एक विजन है कि ऐसे एजुकेशन को चलना चाहिए इंडिया में। तो इसके बाद देखते हैं कि ये जो सिस्टम है इसमें एडवांटेजेस क्या है। सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है जो बच्चे एकदम छोटे उम्र से ही क्या करते हैं, एजुकेशन में उनका एक डर रहता है, ये डर को एकदम हटा के एग्ज़ाम्स को कम करके, सिलेबस को कम करके, उसके अलावा मतलब उसकी जगह ज़्यादातर एप्लीकेशन के थ्रू उन लोगों को लिया जाएगा। एप्लीकेशन मतलब पढ़ना या फिर रट्टा जो मारने की जो एक मतलब टेंडेंसी है, उसके अलावा वो लोग प्रैक्टिकली कुछ करके प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे। मैथ्स में या फिर मैथमेटिक्स में जो डर है उसको भी हटाने की बात यहाँ पे बोला गया है। मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस की बात यहाँ पे बोला गया है। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो सिस्टम है इसमें ड्रॉबैक्स क्या है। देखिए ये जो सिस्टम है ये बहुत ही ओपन माइंडेड एक सिस्टम है, जैसे कि यूएस में ऐसे सिस्टम फॉलो किया जाता है, लेकिन यूएस का जो सिस्टम है ये ब्लाइंडली हम इंडिया में फॉलो नहीं कर सकते हैं। एज अ टीचर मेरा मानना ये है कि एजुकेशन को ऐसे तरीके से चलना चाहिए जो हमारे इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन चलना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐड होने वाले हैं जो हर लेवल की, जो मतलब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो डिफरेंट है हमारे यहाँ पे, ये तो हम सबको पता है। सारे जो स्तरों के लोग हैं, सारे लोग इस वोकेशनल या फिर ये स्पेशल जो ट्रीटमेंट होने वाला है वो उसमें नहीं जा सकते। और यहाँ पे हायर जो एजुकेशन है, मतलब कि जो ऑटोनोमस कॉलेज की बात बताया जा रहा है, बाहर से कॉलेज में एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की बात बोला जा रहा है, उसमें एक प्रॉब्लम ये होगा, एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। इसके वजह से क्या होगा, जो रिमोट एरिया से जो बच्चे आते हैं या फिर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनका फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक अच्छी चीज़ इसके लिए ये है कि टोटल जो जीडीपी है, मतलब हमारे इंडिया का जो नेशनल इनकम है, टोटल इनकम है, उसका 6% मतलब एक बहुत ही ह्यूज पार्ट एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अभी हमारे जो सिचुएशन चल रहा है इंडिया की, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन को और भी मजबूत करने के लिए क्या बोला जा रहा है, मातृभाषा में या फिर जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ऑनलाइन क्लासेस हो। और तो और घर पे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए घर में जो उनके पिता माता है उनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पे रहता है। इसीलिए ही गार्जियंस को यानी कि पिता माता को भी एक अलग से ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात यहाँ पे बोला गया है। तो ये था बेसिक सिस्टम कैसा है, नया पॉलिसी, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है, और इसमें से स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा। स्टूडेंट्स क्लियर एक थिंकिंग, फ्री थिंकिंग, चीज़ों को और भी अच्छे से जानने की सुविधा उन लोगों को मिल सकता है। मेरे ख्याल से ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, नया जो पॉलिसी है, वो आउट ऑफ 100% 80 to 85% बहुत ही अच्छा है। बाकी कुछ लूप होल्स या फिर ड्रॉबैक्स या फिर डाउट्स अभी तक जो क्लियर नहीं है, वो जितना जल्दी क्लियर हो जाए, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि ये जो प्रयोग होगा इस सिस्टम का, ये कैसे होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हाँ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं, सारे पिता माता गार्जियन सारे जानना चाहते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअली क्या है।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, पास में जो बेल आइकॉन है उसको हिट करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।